हेलो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो क्लास है 9 PM वाली जो क्लास है, इसमें हम लोग जो ईडीडी सेकेंड की जो विद्या है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, वन लाइनर और ट्रू फॉल्स, ये सारा का सारा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने इसके पहले एक लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें से मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे और आज की इस क्लास में पूरी विद्या आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ बाद में आप सार्थक या फिर और भी जो गोल्ड वगैरह उनके क्वेश्चन लाऊंगा। आज की क्लास प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। आज से पूरी आपकी विद्या, इन 2 क्लासेस में आपकी सारी पूरी विद्या कंप्लीट हो गई जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इस चैनल पे आपको आईएमआरई के पूरे 400 MCQ कंप्लीट करवाए गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ साथ उसकी भी अब जो भी हमारी गोल्ड क्वेश्चन में सार्थक, उसकी भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है ना। कल मॉर्निंग पे आपको उसकी भी 7 AM पे मिलेगी आपकी, उसकी सार्थक वगैरह की जो भी होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। UEET की भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करवा दिया गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन PDFs वो भी कंप्लीट करवा दिया गया। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पर देख लीजिए। इसी तरह EDD को भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी है वो आपके प्रॉपर चली रहे। जो हमारी क्लासेस रहती हैं दोस्तों, वो बता दें आपको, वो 7 AM पर, 1 PM पर और 9 PM पर, इन 3 टाइम पर आपकी हमारी 3 क्लासेस रहती हैं। एक हमारी आईएमआरई की, एक ईडीडी की और एक UEET की, ठीक है ना दोस्तों। अभी तो सबसे ज़्यादा फोकस आपकी ईडीडी पर है क्योंकि ईडीडी के एग्जाम्स आना भी है, सबसे पहले भी है ईडीडी सेकंड का। तो ये विद्या है, आपको सबको पता होगा, इसी के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 चैप्टर तो हो गए थे, चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं हम लोग। वो कौन से हैं दोस्तों? हमारे जो 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए थे। अगला चैप्टर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वन लाइनर जो देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये तो 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो है तो वो रिटन एग्जाम तो होने नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होने। यहाँ पर इन्हीं से चांसेस है कि आपकी यहीं से क्वेश्चन जो भी कुछ होगा सारा अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, शक्ति तार स्थापन के लिए कौन सी विशेषताएं एवं नियम उपयोगी हैं। दोस्तों इसमें से क्या बताया गया, देखिए अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि तार स्थापन के लिए कौन सी विशेषताएं, नियम उपयोगी हैं। ऑप्शन दे देगा आपको बताना होगा सही। तो यही वन लाइन में बताया गया। वन लाइनर को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो इसमें बताया गया है कि जो शक्ति तार संस्थापन के लिए IS विशेषताएं और IF नियम कैसे होते हैं, उपयोगी होते हैं। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, IF का मतलब आप दोस्तों बताइए, चैट में बताइए कि IF का फुल फॉर्म क्या होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि IF किसी एक IS का नाम बताइए जो घरेलू फिटिंग्स और उपकरणों के भू संपर्कन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वो रूल पूछा है आपसे, जो घरेलू फिटिंग्स और विद्युत उपकरणों के भू संपर्कन में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड 3043-1996, ठीक है ना दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आपके आने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नियम 51 किस में उपयोगी है, यानी कि जो नियम जो आई रूल्स 51 है, ठीक है ना, वो किसके लिए उपयोगी है दोस्तों, ये बताना है। मध्यम, तो वो किसके लिए उपयोगी होता है, मध्यम, उच्च तथा अति उच्च वोल्टेज संस्थाओं के लिए नियम उपयोगी होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके दोस्तों हम आपको बता दें कि क्या हो कि आपके लिए हम लोग ईडीडी की हर एक मतलब पूरी एक ईडीडी की पूरी कंप्लीट क्लास रहेगी, मैराथन क्लास रहेगी। उसके बाद हम लोग आई रूल्स, ये हर एक ईडीडी के चैप्टर में कौन कौन से रूल इंपॉर्टेंट है उसकी भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आप इजीली से वो सारे नियम आपको याद हो जाएं, ठीक है ना। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, केबल की माप कैसे निर्धारित की जाती है। तो विभिन्न क्रोड संख्या क्रोड माप के लिए उपलब्ध सारणी के आधार पर केबल की माप निर्धारित की जाती है। यानी कि केबल की माप ऐसे भी निर्धारित की जा सकती है कि मतलब कितने वोल्टेज तक यूज होना है, उन सब की प्रॉपर क्या होती है, टेबल वगैरह बनी होती है। बाजार सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, तो बाजार सर्वेक्षण होता है सामग्री की खरीद के लिए प्रथम एक आवश्यक प्रक्रिया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार सर्वेक्षण बोलते हैं। सर्वेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना कि मतलब कौन सी चीज़ कितनी कहाँ मिल रही है, कितने में मिल रही है, कहीं चीज़ ऐसा तो नहीं कि कहीं पर चीज़ महंगी तो नहीं मिल रही कहीं, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं किसमें, बाजार सर्वेक्षण में। अब हम लोग रिक्त स्थान क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। डॉट के अनुसार वायरिंग में सभी 3 प्रारूपी प्लग तथा सॉकेट आउटलेट प्रयोग किए जाने चाहिए, इनका एक पिन भू से जुड़ा होना चाहिए। ये किस रूल में बताया गया है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा, ये भी मैंने ऊपर ही बताया था, कौन सा, IS 3043-1996, इसमें बताया गया है कि इसके अनुसार वायरिंग में 3 प्रारूपी प्लग में सॉकेट आउटलेट प्रयोग करना चाहिए तथा इसका एक पिन कैसा होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि संस्थापन में लगे लैंप होल्डर, क्या लैंप होल्डर धातु आवरण
तब वे डाट डाट कैसे संपर्कित होने चाहिए, तो वो भूसंपर्कित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्य के दौरान ऐसे व्यय जो सामग्री व मूल्य के क्रम में आकस्मिक वृद्धि या किसी अन्य आकस्मिक कारणों से करने पड़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रासंगिक व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासंगिक व्यय बोलते हैं। डॉट डॉट की रक्षण युक्तियों के सफल प्रचालन के लिए प्रभावी भूसंपर्कन आवश्यक है। किसके लिए, तो संस्थानों के लिए, सिंपल सा, ठीक है। संस्थानों के लिए क्या है कि रक्षण युक्तियों के सफल प्रचालन के लिए प्रभावी भूसंपर्कन आवश्यक होता है। अब 77 क्वेश्चन में आ गए दोस्तों हम लोग। आई रूल्स 50 तथा 51 शक्ति तार स्थापन से संबंधित है, तो सही है बिल्कुल, यानी कि सत्य है ये स्टेटमेंट, सही है। सभी विद्युत रोधक पदार्थों का चुनाव यांत्रिक विद्युत गुणों के अतिरिक्त विद्युत रोधन गुण ताप व नमी को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्या है, सत्य असत्य, ये सत्य है। शक्ति तार संस्थापन को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये असत्य है, ठीक है ना। नियम नंबर 51 के अनुसार किसी भी स्विच बोर्ड के आगे 0.914 से कम स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी सत्य है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे 77 क्वेश्चन हो गए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गणितीय सूत्र नहीं है, यानी कि मतलब यहाँ पर आई का मान निकालने का इससे पूछे कौन सा गणितीय सूत्र नहीं है, ये दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ये बताते हैं हम आपको। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर ए यानी कि Q बराबर ईटा अपन V cos फाई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मुख्य स्विच की माप किस पर निर्भर करती है, दोस्तों ये बताइए। इसे कितने विद्युत धारा पर कार्य करना, मकान कितना बड़ा है, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम बात करें मेन स्विच की माप इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई पर कार्य करना है। ये नहीं डिपेंड करता है कि आपका मकान छोटा है या बड़ा, यानी कि उस पर कितनी करंट फ्लो, कितना लोड है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही हुआ। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें कि विद्युत धारा निर्धारण किस अनुमान पर आधारित होता है। भूमि ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वायुमंडलीय ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम चालक ताप 70 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे विद्युत धारा निर्धारण होता है किस मान पर आधारित होता है, वो भूमि ताप 30 डिग्री, वायुमंडलीय 40 डिग्री और अधिकतम ताप 70 डिग्री, इन सभी पर आधारित हो जाए, जिनके ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी सही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटरें स्टार्टिंग समय अपनी पूर्ण कार्यभार विद्युत धारा का कितने गुना अधिक लेती हैं। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन भी करवाया, दोस्तों जल्दी से बताइए चैट में इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी या फिर सी या डी। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो हमारा फुल लोड का कितना से अधिक मतलब उस पर कितना करंट होता है, तो वो 5 से 8 गुना होता है। ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी अपने करवाया। दोस्तों अगर अभी आप तक हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं किए, जाके प्रॉपर क्लास पूरी देख लीजिए, प्रॉपर अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर है वो है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस, ठीक है दोस्तों। अब इसके हम लोग 1 लाइनर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है लाइन चालक किसे कहते हैं, दोस्तों ये बताना है। तो विद्युत लाइन का वह अंग जो विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, ले जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग लाइन चालक बोलते हैं। तड़ित रोधक क्या है, लाइटिंग रजिस्टर क्या है, तो वे युक्तियां जो विद्युत प्रदाय यंत्र के लाइन व उपकरणों की विद्युत या तड़ित से रक्षा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग तड़ित रोधक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में, तड़ित रोधक। फिर हम लोग इसे लाइटिंग रजिस्टर। टेक व्यवस्था क्या होती है, टेक मतलब वही स्टे वायर वाला होता है। तो लाइन आधारों पर पड़ने वाले विभिन्न बल संतुलित स्थिति में नहीं होते। ऐसे बलों को हम लोग क्या करते हैं कि संतुलित अवस्था में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे यार सिंपल सी अब क्या होता है, इसमें तार लगे तो कहीं पर टेंशन ज़्यादा हो सकता है, तो इसी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टेक वायर का, यानी कि इसे हम लोग स्टे वायर भी बोलते हैं। टेक व्यवस्था किन स्थिति में लगाई जाती है, तो टेक कहाँ पर लगाई जा सकती है, एक तो हमारी जहाँ पर लाइन हमारी खत्म हो रही, यानी ठीक है ना। इसके बाद लाइन अगर किसी कोण पर स्थित है, स्थित खंभों पर, अंतिम छोर पर, विभाग वाले जहाँ पर सेक्शन वाइज, वहाँ पर जहाँ पहाड़ी वगैरह होते हैं, पहाड़ी वगैरह के स्थित आधार लाइनों पर इसे लगाए जाते हैं। भूमिगत लाइन के मुख्य अवयव कौन से हैं, दोस्तों ये बताना है। वही ये मैंने आज के देखो क्वेश्चन अभी करवाया था, जब मैंने जो चैप्टर का तो उसमें दिया था कि जो भूमिगत लाइन होती है उसके कौन कौन से मुख्य अवयव, केबल बॉक्स, केबल इंच, ठीक है ना। ये ट्रंच है, इंच नहीं, ये ट्रंच है, ठीक है ना। ट्रंच तथा केबल लग, यानी कि ये सभी हमारे किसके होते हैं, कि अंडरग्राउंड लाइंस के मेन पार्ट्स होते हैं। कवचन से, आर्मरिंग से क्या समझते हैं, तो आधार परत के ऊपर से जस्तीकृत इस्पात के तारों या टेप की 1 या 2 परत दी जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कवचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग आर्मरिंग या फिर कवचन बोलते हैं। रिक्त स्थान की तरफ चलते हैं। पहला यहाँ पर है क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को वितरक से जोड़ने वाली विद्युत लाइन क्या कहलाती है, दोस्तों। तो सिंपल सा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सर्विसमैन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे सर्विसमैन बोलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, सामान्यतः सेवा संयोजन उपभोक्ता को डॉट से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, तो वो हमारा जोड़ता है सेवा मेन। क्या जोड़ता है, वो सेवा मेन, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें तीसरा, सिरों पर लाइन व उसके घटकों को तड़ित के प्रभाव से रक्षा करने हेतु
स्थापित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं त्वरित निरोधक। क्या बोलते हैं? त्वरित निरोधक बोलते हैं। खतरे की सूचना तथा खंभे पर चढ़ने की रोक के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? तो खतरे की सूचना के लिए तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? खतरा प्लेट का प्रयोग करते हैं। और खंभे पर चढ़ने के लिए हम लोग रोक, जिसे हम लोग एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय प्रभाव से रक्षण हेतु खंभे के भूमिगत सिरों को भूमि में डालने से पहले क्या किया जाता है? किससे संसेचित किया जाता है? तो किससे संसेचित किया जाता है? जैसे क्या होता है कि जब हमारा खंभा लगाया जाता है उससे पहले उसके आधार पर लगाया जाता है, तो क्या लगाया जाता है? वो लगा तार को लगाया। इससे क्या होता है कि उस पर दीमक वगैरह नहीं लगती है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन, इस्पात नलीय पोल की संरचना खंडों में होती है। कितने खंड में होती है जो इस्पात नलीय संरचना होती है? यानी कि जो हमारे इस्पात नलीय पोल वाले होते हैं वो कितने, तो उस पर कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है थे क्वेश्चन, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सत्य में बताना है आपको। बताइए कि सीमेंट कंक्रीट पोल की संरचना आरसीसी की होती है। सिंपल यस, यानी कि सत्य है ये। ठीक है ना। इस्पात टावर चालक खंबे की भांति ही एंगल आयरन इकाइयों की संरचना होती है। सत्य, ये भी सत्य है। चालकों के क्लैंप सामान्यतः कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये भी सही है। ठीक है ना। साइकिल पृथक्कार एक रेल के जैसी संरचना होती है। तो ये भी सही है। जो साइकिल वाले होते हैं किसी एक रेल की जैसी संरचना होती है। बहुविकल्पी में चलते हैं तो विद्युत प्रदाय यंत्र मुख्यतः कितने अंगों का संयुक्त रूप है? तो विद्युत जो प्रदाय यंत्र है यानी जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा 3 प्रकार का है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? तीसरा सही है। एकल खंभा कितने कितने किलो वोल्टता के लिए प्रयोग होता है? 20 केवी, 10 केवी, 15 केवी, 22 केवी। दोस्तों हमारी जो एकल खंभा कितने किलो वोल्टता के लिए प्रयोग होता है? तो वो हमारा होता है 22 केवी के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? डी नंबर सही है। ए प्रारूपी पोल के लिए कितने मीटर लंबे खंभे प्रयोग में लाने चाहिए दोस्तों? पहला ऑप्शन है 12 मीटर, 12.75 या फिर 13 मीटर, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके आने हैं, सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए। और मैं आपको अब विद्या वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। इतने लोग देख रहे हैं, लाइक इतने, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और वीडियो को क्या कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह में, फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कहीं कहीं पर देखो विद्या वगैरह मिल भी नहीं रही है। तो इन सब चीज़ों से, इसी वजह से मैंने आप सबके लिए ये सब लाया हूँ। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अभी आप नहीं देखें तो कब देखेंगे? तो ए प्रारूपी पोल के लिए कितने मीटर लंबे खंभे प्रयोग में लाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 12 मीटर, 12.75 या 13.5, इनमें से कोई। दोस्तों ए प्रारूपी जो पोल होते हैं इनके लिए कितने मीटर लंबे प्रयोग में लाए जाते हैं? वो लाए जाते हैं 12.5 मीटर, 12.75 मीटर। इस्पात नलीय पोल की आयु कितनी होती है दोस्तों? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या 50 वर्ष। जो इस्पात नलीय पोल होते हैं उनकी आयु कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है हमारी 50 वर्ष। कितनी होती? 50 वर्ष। इसका भी मैंने जो अभी जो अंडरग्राउंड लाइन्स बताया तो उनमें मैंने चार्ट दिया है कि किसकी कितनी लाइफ होती है, कितना स्पैन रखना होता है। ये सारा का सारा मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई जाके देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। पिन प्रारूपी पत्थर पृथक कारक लाइन में कितने वोल्ट तक उपयोग किए जाते हैं दोस्तों? ये बताना है आपको। यानी कि जो पिन इंसुलेटर होते हैं कितने वोल्टेज तक उपयोग किए जाते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है 33, 45 के, 60 के, फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है कितने किलो वोल्ट तक के लिए उपयोग किया जाता है? वो हमारे 33, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ए सही है। ठीक है। इस तरीके से ये हमारे जो चैप्टर था सिरों पर और भूमिगत लाइनों का आगणन, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड अंडरग्राउंड लाइन, ये खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर की तरफ दोस्तों चलते हैं। अब दोस्तों अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। ठीक है ना। तो इसमें भी आपको कौन कौन से बात करेंगे? इसमें हम लोग वन लाइनर की बात करेंगे, फिर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इन सब की बात करेंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव, इन सभी की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि सिरों पर केबल प्रारूपी सेवा संयोजन कितने किलोवाट तक होता है? तो जो ओवरहेड लाइन जो होती है जो वो कितने केवी तक के लिए यूज होती है? ओवरहेड केबल वाली जो टाइप वाली जो सर्विस कनेक्शन होता है वो 20 केवी तक यूज होता है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा। अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं, केवल यही वाले, बहुत ज़्यादा नहीं। भूमिगत सेवा संयोजन क्या होता है? तो जब उपभोक्ता को सेवा संयोजन भूमिगत केबल द्वारा दिया जाता है तो इस प्रकार को क्या कहते हैं हम लोग? भूमिगत सेवा संयोजन कहते हैं। ठीक है ना। अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड जब केबल के द्वारा कनेक्शन दिया जाता है सब कंज्यूमर को सप्लायर द्वारा, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ठीक है ना। और ये कितने केवी तक? तो ये 20 केवी तक यूज होता है, अच्छा 20 किलोवाट तक यूज होता है। ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी सेवा संयोजन कहाँ उपयोग किए जाते हैं? इसका भी मन, तो जो सेवा संयोजन के संस्थापन की वह भी जब प्रयोग में रहती है जब भवन नीची छत वाला, यानी नीची छत वाली भवनों के लिए किसका कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग? ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी सेवा संयोजन यूज करते हैं। निम्न वोल्टता सेवा संयोजन की आवश्यकता क्यों होती? तो गृह उपयोगी उपभोक्ता एवं व्यावसायिक उपभोक्ता को सामान्यतः निम्न वोल्टता स्रोत की आवश्यकता होती है और वह निम्न वोल्टता सेवा संयोजन प्राप्त करती है। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो क्यों होती है? क्योंकि जो
हमारे सर्विस जो कनेक्शन होता है, इस वजह से लोगों की वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं बहुत ही कम भी वोल्टेज के होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गृह उपयोगी उपभोक्ता तथा व्यावसायिक उपभोक्ता को सामान्यतः डॉट डॉट स्रोत की आवश्यकता होती है। तो कैसे होती है, जो अगर हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बात करें, फिर एक कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हम लोग, इंडस्ट्रियल नहीं कॉमर्शियल के, तो हम लोग लो वोल्टेज का ही प्रयोग करते हैं। जब एलटी पोल की स्थिति उपभोक्ता परिसर से 15 मीटर होती है तो सेवा संयोजन डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, जब बताया कि एलटी पोल की स्थिति उपभोक्ता परिसर 15 मीटर पर होती है तो इसको हम लोग सिरों पर केबल, ओवरहेड केबल के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सेवा संयोजन में सेवा लाइन एक डॉट डॉट केबल द्वारा दी जाती है। तो किसके द्वारा दी जाती है, तो एक भूमिगत केबल द्वारा दी जाती है। केबल दोनों सिरों में लगभग डॉट डॉट ऊंचाई तक जीआई पाइप द्वारा ली जाती है। तो ये कितने 2 मीटर तक, यानी कि इसमें कहाँ भरना है आपको, 2 भरना है। ब्रैकेट पर लाइन की विपरीत दिशा में टेक तार की व्यवस्था की जाती है। डॉट डॉट तार उपयोग में लाया जाता है। कैसे, 7/16 SWG GI वायर। सिरों पर सेवा लाइन में सिरों पर सेवा लाइन पर डॉट डॉट दिया जाता है, ये बताना क्या दिया जाता है, तो रक्षण लूप दिया जाता है। क्या दोस्तों दिया जाता है, रक्षण लूप दिया जाता है। अगले क्वेश्चन 7वें नंबर की तरफ चलते हैं कि प्रकाश पंखा परिपथ का शक्ति गुणांक वाट शक्ति परिपथ का शक्ति गुणांक डॉट डॉट लिया जाता है। तो अगर हम लोग प्रकाश पंखा की बात करें तो उसका पावर फैक्टर 0.9 होता है, और अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात, जो पावर सर्किट होते हैं उनके पावर फैक्टर हमारे 0.8 होता है। ठीक है ना दोस्तों। सत्य की बात करें तो सेवा लाइन के प्रत्येक सजीव चालक पर एरियल फ्यूज लगाए जाते हैं। बिल्कुल, क्या लगाए जाते हैं, एरियल फ्यूज लगाए जाते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत लाइन सेवा संयोजन 3 कलीय रूप का होता है। ST व LT दोनों स्थितियों के लिए उपयोगी होता है। सत्य असत्य, तो सत्य है। उपभोक्ताओं को सामान्यतः 5 श्रेणी में रखा जाता है। सत्य असत्य, असत्य है। मीटर बोर्ड की फर्श ऊंचाई 1.5 मीटर रखी जाती थी, ये सत्य है। कभी कभी MS एंगल डो केट के स्थान पर ऊर्ध्वाधर GI पाइप द्वारा भी स्थापित किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या सत्य है। अब हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आ गए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रदाय स्रोत की कला संख्या के आधार पर सेवा संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल फेज और एक होता है 3 फेज। सिरों पर लाइन द्वारा उपभोक्ता को दिए जाने वाला संयोजन क्या कहलाता है, 3 कली सेवा संयोजन, 1 कली सेवा संयोजन, सिरों पर सेवा संयोजन, भूमिगत सेवा संयोजन। दोस्तों वो कहलाता है हमारा सिरों पर सेवा संयोजन। सिरों पर लाइन द्वारा उपभोक्ता को दिया जाने वाला संयोजन क्या कहलाता है, तो सिरों पर सेवा संयोजन कहलाता है। सेवा संयोजन होता है उच्च वोल्टता पर, निम्न वोल्टता फिर A या B दोनों पर, या फिर इनमें से कोई। दोस्तों हमारी जो सेवा संयोजन होता है वो कैसे होता है, लो वोल्टेज पर होता है। क्षैतिज ब्रैकेट किस आकृति का होता है, SIT इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें, जो क्षैतिज ब्रैकेट होता है किसके आकृति का होता है, वो हमारा T आकृति का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा C सही है। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिरों पर लाइन संयोजन में LT वितरण पोल की दूरी लगभग होती है। ठीक है ना, तो 30 मीटर, 35, 25 या 60। दोस्तों हम आपको बता दें, सिरों पर लाइन संयोजन में LNT वितरण पोल की दूरी कितनी होती है, दोस्तों वो होती है हमारी B नंबर 35 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर भी, इसके भी जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी हम सब लोगों ने क्लियर कर लिए। अब अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगले चैप्टर हमारा कौन सा है देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग 7वें नंबर चैप्टर की तरफ चलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन। दोस्तों मैं सबसे पहले ये बता दूं, जो हमारा पहला कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट था ना, उस चैप्टर को मैं सबसे लास्ट में इसी के जस्ट बात करवाऊँ, क्योंकि वो पहला चैप्टर अभी नहीं हुआ था आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल इसके बाद जस्ट करवाऊँगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ सबको ऐड कर लीजिए, क्योंकि सभी के एग्जाम्स हैं। और दोस्तों ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको विद्या लेने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना पढ़ ली, इतना एनफ है। ठीक है ना। अब हम लोग पहला क्वेश्चन है कि शक्ति परिणामित्र ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनका उपयोग कब किया जाता है, तो ऐसे विद्युत उपकेंद्र जहाँ पर वोल्टेज को क्या करना होता है, हमें स्टेप अप करना होता है और स्टेप डाउन करना होता है, वहाँ पर हम लोग पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। खंभों पर स्थापित उपकेंद्र क्या कहलाते हैं, तो भवन के बाहर वे उपकेंद्र जिनको लाइन या खंभों पर इंस्टॉल किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, खंभे पर स्थापित उपकेंद्र कहलाते हैं। खंभे पर स्थापित उपकेंद्र सामान्यतः कितनी क्षमता के होते हैं, तो ये सामान्यतः हमारे 11/0.4 kV के होते हैं। कितने kV के होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो हमारे खंभे होते हैं, खंभों पर स्थापित उपकेंद्र होते हैं वो 11/0.4 के अधिकतम 300 kV तक के हो जाते हैं। कितने, अधिकतम 300 kV तक हो जाते हैं। भवन के अंदर स्थित सामान्य वितरण उपकेंद्रों में कितने परिणामित्र की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो इसके अमूल्य 1 परिणामित्र की आवश्यकता होती है। कितने परिणामित्र की आवश्यकता होती है, 1 परिणामित्र की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें दे दिया 1, लेकिन हम लोगों ने जब ड्राइंग देखा तो उसमें 2 थे, तो ऐसा कोई इसमें कंपल्सन क्वेश्चन नहीं है कि 1 या 2, ये तो वहाँ डिपेंड करता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट फिल इन द ब्लैंक्स। वेब केंद्र जिनका संस्थापन भवन के अंदर किया जाता है, भवन के अंदर स्थित क्या कहलाते हैं, उपकेंद्र कहलाते हैं। सिंपल क्या कहलाते हैं, उपकेंद्र कहलाते हैं।
ठीक है ना। इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्यूज सामान्यतः लघु परिपथ डॉट डॉट क्या करता है, प्रदान करता है, तो लघु परिपथ से क्या करता है, रक्षण प्रदान करता है ना, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन डॉट डॉट वे शक्ति प्रचालित युक्तियाँ जो उच्च शक्ति युक्तियों का प्रचालित है तो निर्दिष्ट करती हैं, यानी कि जो ऐसी डिवाइसेज जो दूसरों को निर्देश देती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो रिले कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे क्या सर्किट ब्रेकर उन्होंने आदेश दिया कि भाई फॉल्ट आया ट्रिप हो जाए तो तब हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऐसी संयोजन भंजक युक्ति जिसका उपयोग शक्ति परिपथ के किसी भी भाग को परिपथ भंजक द्वारा कार्य भार को ऑफ कर देने के बाद परिपथ से यांत्रिक पृथक करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोलेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोलेटर। ऐसी संयोजन भंजक युक्ति जिसका उपयोग शक्ति परिपथ के किसी भी भाग को भंजक परिपथ द्वारा कार्य भार को ऑफ कर देने के बाद परिपथ से पृथक करने के लिए, यानी कि नो लोड पर जो डिवाइस यूज होती है उसे हम लोग आइसोलेटर बोलते हैं। डॉट डॉट का बस वह चालक तार या क्षण होती है जिससे आवश्यकता अनुसार अनेक संयोजन दिए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बस बार बोलते हैं। यानी कि एक चालक के तार या क्षण जिससे हम लोग अनेक संयोजन देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बस बार बोलते हैं। सत्यासत्य की तरफ चलते हैं। पहला हमारे यहाँ पे विद्युत उपकेंद्र या उपसंस्थान। विद्युत प्रदाय तंत्र में वे स्थान जहाँ पर विद्युत ऊर्जा में किसी प्रकार का रूपांतरण नियंत्रण किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वही तो उपकेंद्र कहलाते हैं, विद्युत उपकेंद्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे सही हुआ ये, यानी कि क्या है, ये सत्य है। वे उपकेंद्र जो प्राथमिक संचरण वोल्टा 132 kV 220 kV 400 kV को रूपांतरित करने हेतु उपयोग है प्राथमिक संचरण उपकेंद्र कहलाते हैं, ये भी सत्य है। वे उपकेंद्र जो लाइन तंत्र के विभिन्न परिपथों को ऑन ऑफ करने के लिए स्थापित किए जाते हैं स्विचिंग उपकेंद्र कहलाते हैं, ये भी सही है। वे उपकेंद्र जो विद्युत प्रणाली तंत्र के शक्ति गुणकों को सुधारने हेतु स्थापित किए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तक। तो देखो यहाँ पर हम लोग पावर फैक्टर को सुधारते हैं, पावर फैक्टर सबस्टेशन बोलते हैं, ना कि हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रवर्तक उपकेंद्र, यानी ठीक है ना, यानी कि कन्वर्टर। तो ये सत्य हो गया, गलत हो गया। विद्युत उपकेंद्रों में फ्यूज का उपयोग रक्षण युक्तियों में नहीं किया जाता दोस्तों, तो ये भी क्या है, असत्य है, यानी कि किया जाता है। अगले की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारे क्या है क्वेश्चन दोस्तों, तो अगले हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक न्यूट्रल प्रणाली का कौन सा पॉइंट भूकेंद्र पर भूसंपर्कित किया जाता है, न्यूट्रल, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई दोस्तों वो कौन सा किया जाता है, वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट क्या किया जाता है, हमेशा क्या कहते हैं, भूसंपर्कित किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद वे विद्युत उपकेंद्र जो भवन से बाहर भूमि पर स्थापित किए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, पहला ऑप्शन है बस बार, न्यू पर स्थापित उपकेंद्र, आइसोलेटर, इनमें से कोई, तो दोस्तों उसे बोलते हैं न्यू पर स्थापित उपकेंद्र, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि न्यू पर स्थापित उपकेंद्र सामान्यतः कितने केवीए से अधिक ऐसे उच्च क्षमता के होते हैं दोस्तों, तो 50 kV, 100 kV, 200 kV, फिर 300 kV। तो न्यू पर स्थापित जो उपकेंद्र कितने kV से उच्च तक के होते हैं, वो 300 से भी हाई होते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, उसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। वे उपकेंद्र जो आवृत्ति परिवर्तक हेतु स्थापित किए जाते हैं, औद्योगिक उपकेंद्र, आवृत्ति परिवर्तन उपकेंद्र, शक्ति गुणक सुधार केंद्र, फिर इनमें से कोई नहीं, तो हमारे कौन से होते हैं, वे उपकेंद्र जो आवृत्ति परिवर्तन हेतु स्थापित किए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आवृत्ति उपकेंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा, बी नंबर सही है। तो ये हमारे जो सबस्टेशन वाला इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स से जो क्वेश्चन थे उनसे थे वो सारे सॉल्व हो गए। अब अगले जो हमारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग से बोल दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, उस वाले लास्ट वाले को तो प्लीज़ आप पूरा सब क्लास को प्लीज़ पूरा देखिएगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है ना दोस्तों। तो अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जो 8वां चैप्टर है ये ड्राइंग वर्क नहीं एक्चुअली में क्या, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट है, यानी कि जो इसमें टॉपिक दिया गया ये हमारा है कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है ना, जो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से, चैप्टर नंबर किससे, फर्स्ट से। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये बताना है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है, वो हमारी 3 टाइप्स की होती है, एक तो स्क्वायरल केज, एक होती है स्लिप रिंग और एक होती है कम्यूटेटर, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर चलते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है, तो इसके रोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो जिससे भाग रियोस्टेट से जोड़ दिया जाता है। रियोस्टेट के प्रतिरोध का मान अधिक रखा जाता है और रनिंग के समय उसे धीरे धीरे से फिर क्या कर दिया, काट दिया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या विशेषता होती है, तो इस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, अधिक होती है। जो हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है, स्टार्टिंग के समय इसे कम विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। डीसी तथा एसी मोटर्स में मुख्य अंतर बताइए, तो डीसी मोटर में स्टेटर तथा रोटर दोनों को विद्युत सप्लाई दी जाती है, जबकि एसी मोटर में हम लोग केवल स्टेटर को सप्लाई देते हैं, इस बात का याद रखना, ठीक है, कि डीसी मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई देते हैं, जबकि एसी मोटर में हम लोग केवल स्टेटर को सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि स्क्वायरल केज मोटर क्या होती है, तो इस प्रकार की मोटर में तांबे एल्यूमिनियम के मोटे चालकों से, स्क्वायरल यहाँ पर गिलहरी हिंदी लिखते हैं, तभी देखा मैं कहता ना कि कुछ चीज़ इंग्लिश में, तो स्क्वायरल केज की भांति वाइंडिंग की जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायरल केज मोटर बोलते हैं। अगले अतिरिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं कि न्यूट्रल तार को डॉट डॉट की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कैसे, अर्थ की तरीके, जो हमारे न्यूट्रल वायर होता है वहाँ से अर्थिंग कनेक्ट तो की जाती है, लेकिन उसको जो न्यूट्रल वायर होता है उसको एज अ अर्थ के रूप में नहीं प्रयोग
करना चाहिए, ठीक है ना। ड्यूअल स्टार्ट का प्रयोग डॉट डॉट अशक्ति 3 फेज इंडक्शन 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर के लिए होता है। तो वो हमारे किसके लिए होता है, वो हम लोग 5 HP तक के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं। एक 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर में स्टार संयोजन में संयोजित करने वाली 5 एम्पियर की धारा डेल्टा संयोजन में स्थित करने पर लगभग डॉट डॉट एम्पियर धारा देती है। तो कितनी देती है वो, सॉरी वो देती है हमारी 15 एम्पियर, ठीक है ना। 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें कि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की अपेक्षा कैसी होती है। तो जो स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर होती है वो स्लिप रिंग की अपेक्षा कैसी होती है, सस्ती होती है। कैसी दोस्तों होती है, वो सस्ती होती है। देखिए यही सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपके एग्जाम्स में पॉइंट मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सारे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव सब ट्रू फॉल्स, ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग पर चिंगारी पैदा होने का मुख्य कारण क्या है। तो ब्रश की सेटिंग ठीक ना होना, ठीक है ना। क्या है, इससे क्या होता है, जब ब्रश की सेटिंग ठीक नहीं होती तो क्या होता है, चिंगारी वगैरह निकलती है। किसी मशीन का इंसुलेशन परीक्षण कब किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा फुल लोड पर। कब किया जाता है वैसे, वो फुल लोड पर किया। रोटर प्रतिरोध का स्टार्टर के साथ प्रयोग किया जाता है, किसके साथ, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के साथ, ठीक है ना दोस्तों, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के साथ। हम लोग अगले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है सत्य सत्य दोस्तों, आगे सभी को सही से पढ़िएगा। आप चैट में बताते रहिएगा कौन सा हमारा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की घूर्णन गति स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति से सदैव कैसी होती है, कम होती है। ये सत्य है असत्य, तो ये हमारी क्या होती है, सत्य है। 5 शक्ति 1500 RPM वाली 3 फेज स्क्वायर केज मोटर में 300 न्यूटन मीटर घुमाव बल पैदा होता है, तो ये हमारा असत्य है। 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर्स डबल केज प्रकार की होती है, तो ये भी क्या है, ये सत्य है हमारा। स्टार डेल्टा स्टार्टर से प्रचालित मोटरों को स्टार्टिंग के समय स्रोत वोल्टा की इतनी 58% प्राप्त की जाती है, ये भी हमारी क्या सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बहुविकल्पी में, कि पहला हमारा क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट पर प्रतिमान होता है। कब होता है, तो किसमें होता है, स्लिप गति में, फिर तुल्यकालिक गति में, तुल्यकालिक रोटर गति में, फिर इनमें से कोई। तो दोस्तों इसमें होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र कैसे, तुल्यकालिक रोटर गति पर होता है। कैसे होता है, तुल्यकालिक रोटर गति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है, सी नंबर सही है। इसमें ये देखिए ग्राफ दिया गया, देखिए क्वेश्चन ऐसे बच सकते हैं। 3 फेज मोटर का गति टॉर्क वक्र, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा आपको ये बताना है। तो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना है ये बताना है। तो देखिए क्या है कि ये तो टॉर्क है, तो यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, ये स्पीड है। तो यहाँ पर जब स्पीड 0 है तब स्टार्टिंग में टॉर्क कितना है, 1 है, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो स्टार्टिंग में टॉर्क कितना है, 1 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 सही है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करती है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। यह नियम कहलाता है, किसका नियम कहलाता है दोस्तों, यानी कि जो इमेज जिसके कारण उत्पन्न हो उसी का क्या करता है, विरोध करता है। इसे क्या बोलते हैं, ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय, फिर जूल का नियम, इसे हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सही है, बी सही है। स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगते हैं, इसका संभावित कारण क्या है, उच्च वोल्टता, आर्मेचर व योग के बीच धूल उपस्थित होना तथा उच्च वोल्टता, निम्न वोल्टता तथा सिंगल फेजिंग, आर्मेचर व योग के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता। तो इसके लिए कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, आर्मेचर व योग के बीच धूल उपस्थित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एक, चलिए कि क्वेश्चन और भी है। जिस मोटर को सबसे कम अनुच्छेद की आवश्यकता है कौन सी होती है, वो डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो वो कौन सी होती है, तो होती है हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों ये सारे मैंने पूरी आपकी विद्या भी कंप्लीट करवा दी। अगर दोस्तों अभी तक अपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है लेने के या फिर विद्या नहीं मिल रही है, फिर कहीं ना कहीं टाइम नहीं बचा है, तो आप इन केवल इस दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए। 2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं विद्या के, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सार्थक वगैरह, यानी कि सार्थक वगैरह वहाँ से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, गोल्ड से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, वो सब सारे के सारे कलेक्ट करके आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरीके से UEET और IMRE को भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे मैं कंप्लीट करूँगा। वैसे बता दूँ मैंने यहाँ पर 400 अपने इस चैनल पर 400 किसके IMRE के MCQ कंप्लीट किए। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। UEET का भी कंप्लीट कोर्स करवाया विद ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी के साथ, उसको भी देख लीजिए। उसको कम से कम 18 लेक्चर में कंप्लीट है। इसी तरीके से हमारा EDD भी कंप्लीट है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए देखिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और कोई डाउट्स है तो आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पर अब इसकी PDF मैं डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, क्या पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, ठीक है ना, जो हमारे यूट्यूब का ही नाम है। तो ये हमारे क्या है, पॉलीटेक्निक 77 यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पर भी आपको अच्छे से
इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।